सभी को प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, खंबागनी, राम राम सा। आज थोड़ा-सा गुस्सा आया हुआ था और गुस्सा ऐसा आया हुआ था कि इंटरनेट ने कहा कि मैं आऊँगा नहीं जब तक आप गुस्सा करेंगे। तो आशीष भाई ने कहा, "गायत्री जी थोड़ा स्माइल कर दीजिए, इंटरनेट आ जाएगा वापस।" तो एक्चुअली में यही हुआ। सो माय सिंसियर अपॉलजीज़, थोड़ा-सा इंटरनेट का इश्यू था इसलिए इट टूक लिटिल बिट ऑफ व्हाइल टू फिक्स इट अप। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज। मुझे ऐसा कहना चाहिए कि स्मृति ईरानी आप कहाँ-कहाँ से राहुल गांधी को भगाओगे? पहले बेचारे उनको वायनाड भगा दिया, आप संसद में भी नहीं बैठने दोगे क्या? आज सबका सब्र खत्म हुआ और राहुल गांधी आए स्पीच देने के लिए। अब मैं क्या बोलूँ? मैं इससे ज़्यादा पहले कुछ बोलूँ तो मैं चाहूँगी कि पहले आशीष भाई कवर कर लें, उसके बाद मैं ऐड करूँगी क्योंकि मेरे पास तो सरकाज़म की पूरी पोटली रेडी है। एंड आशीष भाई, ओवर टू यू। जी। गायत्री जी, आपको ऑल्टरनेट मीडिया के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। सच में अगर आप शुरू कर देते तो फिर तो आप खत्म ही नहीं करते, और फिर मैं क्या शुरू करता, क्योंकि हाथी के पाँव में सबका पाँव। आपके पास तो इतना भंडार है कि मेरे बोलने लायक आप कुछ छोड़ते नहीं। तो आपका बहुत बहुत आभार कि पहले आपने मुझे बोलने का चांस दिया। गायत्री जी, आज तो राहुल गांधी के साथ वो हुआ जो एक कहावत है, मुहावरा कहते हैं ना, सिर मुंडाते ही ओले पड़े। यानी आज जुम्मा जुम्मा बेचारे इतने दिन बाद तो आज पार्लियामेंट आए, 130 प्लस डेज पे आज उनका आना हुआ। और कल भी लोग, हम उम्मीद कर रहे थे वो आएंगे आएंगे, लेकिन क्या हुआ मुझे पता चला बाद में कि जब एक दिन पहले का स्कोर बोर्ड उन्होंने देखा, जिसको केजरीवाल जी कह रहे थे कि हमारा सेमीफाइनल है 2024 का, तो पूरी I.N.D.I.A जब 102 पे ऑल आउट हो गई, तो अगले दिन ओपनिंग करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए राहुल जी। तो उन्होंने कहा कोई नहीं भैया, एक दिन आप पहले गेम चलने दो, खेल होने दो, पिच का अंदाजा हो जाएगा, उछाल बाउंस का आइडिया लग जाएगा, तो उसके बाद मैं दूसरे दिन मैं अपनी बात रखूंगा। तो आज दूसरे दिन, यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन के आज 12 बजे के आसपास राहुल जी का वक्तव्य तय था, और थोड़ा सा डिले हुआ, 12 की बजाय 12:10 हुआ। वो भी अनाउंसमेंट आ गई थी, बट ठीक है, 12:10 पे पूरा उन्होंने अपनी बात करनी शुरू कर दी। गायत्री जी, उनका जो वक्तव्य था आज, तकरीबन 35 से 36, 35 टू 36 मिनट की उन्होंने अपनी स्पीच, वक्तव्य, जो भी कह लीजिएगा, अपनी बात रखी। उस बात के अंदर जो कुछ प्रमुख पॉइंट हैं वो हम जरूर डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे तो सारा टाइम राहुल गांधी खा जाएंगे, हमें स्मृति ईरानी जी को भी तो टाइम देना है। तो इसलिए गांधी जी की इस 35-36 मिनट की स्पीच के अंदर तकरीबन तकरीबन आज क्या विषय था? नो कॉन्फिडेंस मोशन। उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर बोलना था। लेकिन बड़ी हैरानी हुई हम सबको देख के कि पहले 15 से 16 मिनट, लगभग आधा टाइम, वो सिर्फ अपनी पीठ थपथपाते रहे और भारत जोड़ो यात्रा का गुणगान करते रहे, जो किसी की समझ में नहीं आया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में भारत जोड़ो यात्रा का क्या लेना देना था। खैर, एनी हाउ, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। बहुत कम ऐसा होता है कि राहुल गांधी की बातों से मैं सहमत हूं। आपके बहुत सारे दर्शक भी ऐसे ही होंगे जो मेरे जैसे सोचते होंगे, लेकिन आज आज मैं उनकी कई बातों से सहमत हुआ। आज उनकी कई बातें मुझे अच्छी लगी। मालूम पहली बात उनकी क्या अच्छी लगी मुझे? जब गायत्री जी, उन्होंने 12:10 पे शुरू करने के बाद पहले इधर उधर की दो चार कहानियां सुनाई। भाई आज डरना मत, आज मैं ज्यादा डराऊंगा नहीं, फलाना नहीं, धमकाना नहीं, इस तरह से थोड़ा बेस उन्होंने बनाया। और 12:14 पे उन्होंने कहा, 12:14 पे, आज मैं दिमाग से नहीं बोलूंगा, आज मैं दिल से बोलूंगा। तो मेरे जैसे हजारों लाखों के मन में सवाल आया, भाई तू दिमाग से बोला ही कब है? लेकिन आज उन्होंने आज उन्होंने डिस्क्लेमर दे दिया। मुझे अच्छा लगा कि कम से कम हम तो जानते हैं उनके बारे में, आज उन्होंने खुद को पहचाना, तो अच्छा लगा। खैर, उसके बाद 12:16 पे उन्होंने ये एडमिट किया कि शुरू शुरू में जब मैंने ये यात्रा शुरू की, तो मुझे खुद मेरी यात्रा का उद्देश्य पता नहीं था। मैं सोच रहा था ये यात्रा है किस बारे में, मैं क्यों कर रहा हूं ये यात्रा। ये उन्होंने खुद एडमिट किया, जो आज तक हम लोग ये बात कहते थे। अच्छा जी, हमने इस बारे में भी लास्ट में आएंगे, जो अभी कमेंट आया बड़ा इंटरेस्टिंग। खैर, एनी हाउ, उसके बाद गायत्री जी, उन्होंने 12:18 पे ये माना कि जब मैं यात्रा में गया तो मेरे अंदर बड़ा अहंकार था। आज तो पता नहीं कैसे वो सेल्फ कन्फेशन मोड में थे कि मेरे अंदर अहंकार था। राहुल गांधी जी मान रहे हैं संसद में खड़े होके। और उसके बाद 12:20 पे उन्होंने माना कि मैं डरा हुआ था, मैं डर गया था कि मालूम नहीं अगले दिन भी मेरे पैर चलेंगे नहीं चलेंगे, मेरे पैरों में ताकत होगी नहीं होगी, मैं ये यात्रा कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इस तरह के कुछ कन्फेशन राहुल जी ने किए। लेकिन आज उनकी पूरी इस वक्तव्य के अंदर हम सबको समझ में आ गया कि जिस
टीम का वो नेतृत्व कर रहे हैं, उसकी ना नीति है, ना नीयत है, ना ही उसकी कोई निष्ठा है, ना नेतृत्व शक्ति है और ना ही निर्णय करने की काबिलियत है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं गायत्री जी? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस का नेतृत्व करे और आज की डेट में पार्लियामेंट में तो I.N.D.I.A का भी एक तरह से वो नेतृत्व कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी है और सबसे ज्यादा अगर बीजेपी को या एनडीए को कहीं टक्कर देने की काबिलियत है तो वो इसके अंदर ही है। और ऐसा नेता जब बात करे और फिर वो बातें किस तरह की करे, पहले 15-17 मिनट में मेरी टांग में दर्द था, बड़ा पुराना दर्द है, मालूम नहीं मैं आगे चल पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा, मेरे मन में अहंकार था, मैं वैसे 10 किलोमीटर तो रोज का चलता हूं, मैंने सोचा चलो 25 भी चल लूंगा। और मैं जब लोगों से मिलना शुरू हुआ तो मैं उनसे बहुत सारी बातें कर रहा था, मैं उनको बताता था क्या करना है। फिर अचानक क्या हुआ, अचानक मैं एक किसान से मिला, वो किसान ने मेरे हाथ में एक पोटली रख दी। वो पोटली किसकी थी? वो पोटली रुई की थी। और किसान ने कहा मेरे पास अब कुछ नहीं बचा सिवाय इस पोटली के, सिवाय ये क्या कहते हैं इसको, हाँ, सिवाय इसके कि ये पोटली ही मेरे पास बची है, इसके अलावा मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। तो ऐसे में मन में आया कि राहुल जी, मोदी जी ने जो किया, अगर आप वो पढ़ के पार्लियामेंट में आए होते तो शायद आपको पता होता कि 11 करोड़ बेनिफिशरीज अब तक 6,000 हर साल का पीएम किसान में ले चुके हैं। क्या ऐसा कोई डाटा आपके पास था माननीय सांसद महोदय? लगभग 6 गुना एग्रीकल्चर का इस बार बजट किया गया और आप कहते हैं कि वो किसान आके पोटली लेके आ गया मेरे पास। 1.33 लाख करोड़ क्लेम सेटल किए गए पीएम फसल बीमा योजना में, 1.33 लाख करोड़। अब 100% कवरेज तो गायत्री जी कोई भी नहीं कर सकता। और हम सबको पता है राहुल गांधी जी जब इस तरह की कहानियां सुनाते हैं तो बहुत सी बार वो कहानियां रियल नहीं होती, फिक्शियस होती हैं। जैसे कि हमने पिछली बार भी सुना था जब वो जम्मू कश्मीर के दौरे पे गए थे, कुछ महिलाएं मेरे से मिली, उन्होंने मुझ पे आप बीती बिताई, लेकिन जब पुलिस ने उनसे पूछताछ करने के लिए उनके बंगले पे विजिट किया इसी बारे में कि उनकी कोई डिटेल दे दीजिए, हम उसको फॉलो अप कर लेते हैं, तो ही डिड नॉट हैव एनी डिटेल व्हाटसोएवर टू शेयर। जबकि हमेशा उनके साथ मीडिया होता है, सेक्रेटरीज होते हैं, पीएस होते हैं, बहुत लोग होते हैं जो एग्रीव्ड पर्सन का, हर नेता को, मैं कहता हूं एक काउंसलर को भी पता है कि अगर कोई एग्रीव्ड नेता उसके पास आता है तो उसका नाम नंबर जरूर नोट किया जाता है ताकि वो उसको फॉलो अप किया जा सके, किसी को उसका केस हैंड ओवर किया जा सके। लेकिन ऐसा कहीं भी कुछ भी राहुल जी की टीम ने नहीं किया। दैट मीन्स वो सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी थी, उसके अलावा कुछ करने का किसी का कोई इरादा था ही नहीं। खैर एनी हो, उनके आगे चले, उनका वक्तव्य जो था उसके बाद उन्होंने एक अजीब सी बात कही, ये देश ना तो कुछ लोगों का देश है, ना ये ना जमीनों का देश है, ना ये धर्मों का देश है, ये देश एक आवाज है। एक नया नारा दिया उन्होंने, ये देश एक आवाज है और वो आवाज आपको तब सुनाई देगी, वो लोगों का दुख दर्द कठिनाइयां आपको तब दिखाई देंगी जब आप अपने सपनों को छोड़ के उनकी दुनिया में आएंगे। तो राहुल जी, इतना बड़ा बंगला एमपी होने के नाते काहे को ले लिया आपने? दिल्ली में ही कितने झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर हैं, वहां जाके आप उनको फील कीजिए ना। आप हर थोड़े दिन में विदेश घूमने काहे को चले जाते हैं? आप किसी ना किसी गांव में जाके भ्रमण कीजिए, वहां पे प्रवास कीजिए। कितनी बार है कि आप जाके फौजियों के बीच में कोई त्योहार मनाए हैं, अनाथों गरीबों के बीच में मनाए हैं, कितनी बार आपने उनका दुख दर्द महसूस किया? सिर्फ कह देने भर से, पार्लियामेंट में स्पीच देने भर से कुछ नहीं हो जाता। और फाइनली गायत्री जी 12:10 पे शुरू हुई स्पीच में 12:28 के ऊपर वो मणिपुर के ऊपर आए। नो कॉन्फिडेंस मोशन का उन्होंने पहली बार जिक्र किया 12:28 पे, और ये सही में किया कहते हुए कि आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इन सब बातों का नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या लेना देना। सच में भैया हम सोच रहे थे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में तुम अपनी यात्रा का गाना काहे को गा रहे हो, लेकिन किसी की समझ में नहीं आया वो कहना क्या चाहते थे। और 12:28 पे जब उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन में एक ही चीज का जिक्र किया और वो था मणिपुर। मणिपुर के ऊपर वो तैयार होके आए थे, ऐसा आभास उनके साथियों का हुआ, बाकियों को नहीं हुआ। क्योंकि मणिपुर का जिक्र करते करते जहां उन्होंने फिर से कुछ फर्जी कहानियां बनाई, एक लेडी मेरे पास आई, उसके बेटे को गोली लग गई थी और वो अपने बेटे को उसके सामने गोली मारी गई थी।
तो बहुत से दर्शकों के मेरे समान उनके मन में सवाल आए कि भैया, जब लोगों को 1984 में, अच्छा स्मृति ईरानी जी ने भी ये टॉपिक बड़े अच्छे से छेड़ा, 1984 में जब आप ही के लोगों ने, आप ही की सरकार में लोगों के गले में टायर डाल के, खासकर हमारे सिख भाइयों के, उनको जिंदा जला दिया था, गाड़ियों पे पेट्रोल डाल के अंदर बैठे लोगों को जिंदा जला दिया था, एक एक को आशीष चिन्हित भाई, करके जलाया आशीष था। भाई, जस्ट अ डिस्क्लेमर आशीष भाई, कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, उनको मैंने गायत्री जी, शायद आपके इंटरनेट में कोई इश्यू दोबारा आ गया है। आई थिंक आई शुड कंटिन्यू, द शो थोड़ा मस्ट गो घुमा ऑन। कर यूज करिए, डायरेक्टली नहीं यूज करिए भाई। जी जी, जी। प्लीज तो कंटिन्यू। ऐसे में तब उनको उनकी संवेदनाएं, तब उनकी यातनाएं, तब उनका दुख दर्द महसूस नहीं हुआ। आज दूसरा प्रदेश, जो कोई और, जिसको आपकी राज्य या आपकी सरकार नहीं गवर्न कर रही है, तो आप इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं, जब वहां के 1984 के नरसंहार के बारे में आपके खुद के पिताश्री ये कहते हैं कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई किया जाता है, और आज भी आपके कांग्रेस के बहुत सारे नेता उससे बरी नहीं हुए हैं, उस स्कैनर में है, इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। ऐसे में आप इस तरह की, अच्छा दूसरी बात, चलो अब अपने एलाइज की बात ही कर दो। वेस्ट बंगाल में क्या हिंसा होते हम सबने नहीं देखी? उसके ऊपर राहुल गांधी का वक्तव्य सुना किसी ने? अरे तुम्हारे अपने पार्टी के वर्कर्स को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, और फिर भी तुम उसी पार्टी के नेता के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हो, उसको अपने गठजोड़ में जोड़ रहे हो, उसके साथ आप अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हो, जो आप ही के कार्यकर्ताओं का नरसंहार कर रहा है। आप कैसे अपने कार्यकर्ताओं की आंखों में आंखें डाल के जवाब दोगे, ये समझना बड़ा मुश्किल है गायत्री जी। लेकिन कुल मिला के राहुल गांधी जी ने 12:36 पे अपना सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल पार्ट अपने भाषण का स्टार्ट किया, जहां पे मणिपुर के ऊपर आते आते पार्लियामेंट्री डिसेंसी की सारी हदें पार करते हुए उन्होंने इस तरह के वक्तव्य दिए कि आप लोगों ने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। ऑब्जेक्शन हुआ इसके ऊपर, आपने लोगों को मारा, आपने डेमोक्रेसी की हत्या की है, आपके पीएम वहां नहीं जा सके। अरे भले मानस, पीएम तो तुम्हारे भी वही हैं जो हमारे हैं। हमारे पीएम बोलते तो समझ में आता कि आप पीएम की बात कर रहे हो। आपके पीएम बोल के वो क्या दिखाना चाहते हैं? उनके पीएम कौन है? शी जिनपिंग है क्या? उनके पीएम कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है क्या? कौन है उनके पीएम? तो आपके पीएम बोल के वो अपने अंदर के कड़वाहट को, अपने अंदर की भावनाओं को बाहर व्यक्त कर रहे थे। और सबसे ज्यादा उन्होंने हद तो तब कर दी जब उन्होंने ये कह दिया कि मणिपुर में भारत माता की हत्या हुई है, भारत माता की आपने हत्या कर दी है, आप लोग भारत माता के हत्यारे हो, आप देश प्रेमी नहीं देश द्रोही हो। ये भूल गए कि भारत मां की हत्या जैसा अनपार्लियामेंट्री, अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट आज तक आजाद भारत में कभी पार्लियामेंट में नहीं दिया गया। भारत हमारी मां है। स्पीकर ने उनको टोका कि भारत माता हमारी माता है। अब माता के बारे में कैसा कह रहे हो? तो भी ये गलती से निकला हुआ वाक्य नहीं था, उन्होंने उसको रिकन्फर्म किया ये कहते हुए, स्पीकर महोदया, मेरी दो माताएं हैं, एक माता मेरी यहां बैठी है और दूसरी माता मेरी वहां थी जिसकी इन लोगों ने हत्या कर दी। अब मणिपुर की प्रॉब्लम गायत्री जी, क्या ये मणिपुर की प्रॉब्लम एनडीए की लाई हुई है, बीजेपी की लाई हुई है, पिछले 2 महीने या 2 साल की प्रॉब्लम है? कैसी बेशर्मी है जो ये भूल गए कि ये 100 साल से लाई हुई प्रॉब्लम है। कैसी बेशर्मी है जिनको ये भी याद नहीं कि असल में इसको पूरे को मैतेई कुकी नागा में डिवाइड करने में और इनके रीजन्स डिवाइड करने में, इस तरह का इनका ये एक विभाजन करने में किसका रोल था, जो आज ये कह रहे हैं कि आपने उस स्टेट को 2 में विभाजित करके 2 झंडों में बांट दिया। किसने वहां पे अफीम की खेती परमिट की? किसने वहां पे इस तरह के ऑर्डिनेंस लेके आए, इस तरह के कानून लेके आए, इस तरह के लॉज लेके आए कि हम आपके साथ पैक्ट करते हैं? किनके साथ? उन आर्मीज के साथ जो वहां पे एक्टिव थी, उन उन लोगों के साथ जो अफीम की खेती करते थे। जैसे कि उदाहरण के रूप में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट किया कांग्रेस सरकार ने 2008 में। सोच के देखो, भारत की सरकार एग्रीमेंट कर रही है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन कि हम आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, और वो किसके साथ कर रही है मालूम आपको? कुकी नेशनल आर्मी। भारत के अंदर रहते हुए कोई और व्यक्ति अपने संगठन का नाम आर्मी रख रहा है।
कुकी नेशनल आर्मी के साथ ये पैक्ट हुआ, और किसके साथ हुआ? जोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी। यानी इस तरह की आर्मीज हमारे देश के अंदर एग्जिस्ट करती थी, जिनके अंदर इतना हिम्मत थी कि अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम आर्मी वर्ल्ड रखे, और आप उनके साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एक्ट आप उनके साथ साइन कर रहे हो कि आप जो मर्जी कीजिए, हम आपको नहीं टोकेंगे। सो गायत्री जी, ये सब बातें राहुल गांधी जी ने जब बोली तो उनका जो वक्तव्य था वो आज की डेट में हास्यप्रद जरूर था, दिल को छूने वाला तो बिल्कुल नहीं था, हिपोक्रेसी से भरा हुआ था, आधा समय उसका बर्बाद किया गया था, और जाते जाते जो उन्होंने हरकत की वो तो सच में हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति को शर्मसार करने वाली थी। वो पार्लियामेंट जहां पे हमारे प्रधानमंत्री एंटर करते हुए उसकी सीढ़ियों को यूं सिर माथे पे लगाते हैं, नमन करते हैं, चूमते हैं, उस पार्लियामेंट में अपनी स्पीच खत्म होने के बाद जिस पार्लियामेंट में महिलाएं भी बैठी हैं एज एन एमपी, और उस ना भी बैठी हो तो पार्लियामेंट की अपनी गरिमा है, उसको जाते जाते राहुल गांधी फ्लाइंग किस दे के गए। पिछली बार उन्होंने इसी पार्लियामेंट में आंखें मारी थी, और आज तो उस हदों को भी पार कर दिया उन्होंने जब फ्लाइंग किस दे के गए। कहते जी, ये बात संस्कृति, सभ्यता किसी भी व्यक्ति की दिखाती है कि आपके प्रति, उस इंस्टीट्यूशन के प्रति आपके मन में क्या आदर है, क्या मान है, क्या सम्मान है। जब वो डेमोक्रेसी खतरे में बोलते हैं तो वो चाइना के साथ अपने रिश्तों का कोई जिक्र इस पूरे अपने 36 मिनट के वक्तव्य में नहीं करते हैं। वो कहीं ये जिक्र नहीं करते हैं कि जब वो ये कहते हैं कि वी आर इंडिया, तो जाके इंडिया को ही जब आप डिफेम करते हो बाहर की कंट्रीज में, तो आप कैसे खुद को इंडिया कहने का दम भरते हो? जब आप डेमोक्रेसी की दुहाई देते हो तो उसी डेमोक्रेसी को खत्म करने वाले भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहने वालों को ना सिर्फ आप सपोर्ट करते हो, उनके साथ खड़े होते हो, आधी रात को आप कोर्ट्स खुलवाते हो, उनके लिए अपने वकील नियुक्त करते हो, 370 के एब्रोगेशन का आप खिलाफत करते हो, यूसीसी की आप खिलाफत करते हो। ये सारे विषयों के ऊपर आज अपने आप को बहुत ही ज्यादा उन्होंने शैलो डिबेट देते हुए स्मृति ईरानी जो उसके बाद आई, उनको काउंटर करने के लिए उनको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मैं कहूंगा थाली में परोस के आज राहुल गांधी ने दे दिया। स्मृति ईरानी अपने यहाँ आप में पर यूं ही आशीष भाई, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा टोकूंगी। जी सबको पता था राहुल गांधी कल, क्योंकि जैसे उन्होंने 5 मिनट पहले एकदम बैकआउट मारा है, तो मेरे को ऐसा लगता है बीजेपी पहले से ही प्रिपेयर थी, ये कल आदि कोई ना कोई नया ड्रामा करेंगे। तो जिस तरीके से, जैसे मैंने कहा, वायनाड से भगाया स्मृति ईरानी ने। बाय द वे, जी स्मृति ईरानी के लिए मेरे मन में बहुत इज्जत है। मैं जस्ट 30 सेकेंड्स में बताऊंगी। ये वो महिला है जो बॉलीवुड से आई थी, और महिलाओं के लिए ना ये बड़ा आसान होता है, उसके साथ सोती होगी, उसके साथ सोती होगी। कैरेक्टर असैसिनेशन, जब महिला आगे बढ़ती है, सबसे पहला अटैक उस पर किया जी जाता है, सबसे पहला उस पे। स्मृति ईरानी के साथ भी ऐसा नहीं है कि नहीं किया गया। और कपिल सिब्बल ने अपनी सारी मर्यादा, अपनी जी चूड़ियां पहन ली थी जब वो चांदनी चौक में उनके साथ जो व्यवहार किया, जो मैं यूट्यूब पे लाइव पर भी, उनके कपड़े जिस तरीके से वहां पर उनके साथ बदतमीजियां की गई, उनके कपड़ों को खींचा गया, दैट वाज बियॉन्ड। कपिल सिब्बल जो सुप्रीम कोर्ट में बैठा केस लड़ता है वो। हम्म बट जिस तरीके से इन्होंने हिम्मत नहीं हारी है स्मृति ईरानी ने, हारने के बावजूद दोबारा राजकुमार, जो अपने आप को राजकुमार समझते, जिस तरीके से वायनाड से भगाया, तो तैयारी पहले से ही थी बीजेपी की कि जैसे ही राहुल गांधी का वक्तव्य होगा उसके बाद स्मृति ईरानी को लाया जाएगा। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू बीजेपी की इस तरीके के मौके सिर्फ बीजेपी देती है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में दम नहीं है और ये उनकी समझ भी नहीं। मैं दोनों चीजें कहूंगी। जी आशीष भाई, ओवर टू यू। जी स्मृति ईरानी के बारे में मशहूर है कि वो प्रखर वक्ता भी हैं, नॉलेजेबल भी हैं, और राहुल गांधी की पुरानी प्रतिद्वंदी रही हैं, क्योंकि अमेठी से भी उनको खदेड़ने वाली और मतलब डर के भी ना हारने वाली वो स्मृति ईरानी, वो आयरन फिस्ट की लेडी हैं। और सच में आज उनको जब लॉन्च इनके बाद किया गया तो आप सही कह रहे हैं, वेल प्लान स्ट्रेटजी थी, लेकिन स्मृति ईरानी जी ने एक एक करके उनकी हर बात का खंडन किया। शुरुआत ही उन्होंने भारत माँ की हत्या के ऊपर जो वक्तव्य देके किया कि पहली बार ऐसा संसद में है कि भारत माँ की हत्या जैसे वाक्य का प्रयोग किया जा रहा है, और आप कहते हैं कि वो आपकी माँ है, तो आपकी मां की हत्या की बात हो रही है और आपके साथी तालियां बजा रहे हैं और डेस्क को थंप कर रहे हैं। ऐसा पहली बार देखा गया है कि किसी की मां की हत्या के बारे में बात हो रही हो और वो आप ही कर रहे हो और आपके साथी उसके ऊपर थंपिंग कर रहे हो। दिस इज रियली एम्बेरसिंग
एंड नॉट टेकन इन वेरी गुड स्पिरिट। क्योंकि गायत्री जी इसकी वीडियोस बन के थ्रू आउट द वर्ल्ड जाते हैं, बाकी लोगों को हमारे सांसदों की सभ्यता पे और हमारे देश की संस्कृति पे हंसने का, मजाक उड़ाने का, मीम्स बनाने का एक अवसर मिल जाता है। जितना हमें राहुल गांधी का इंतजार रहता है ना, इससे ज्यादा फॉरेन मीडिया को रहता है, यकीन कीजिएगा। और उसके बाद उन्होंने इस इंडिया अलायंस के ऊपर भी बात किया, टुकड़े टुकड़े गैंग पे बात किया, नारी सशक्तिकरण जो बीजेपी ने किया उसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स गिनवाए। लेकिन उससे पहले यूपीए राज में जो गिरिजा टीकू या सरला भट्ट के साथ जो भी सारे वाक्या हुए उनको भी गिनाने में, राजस्थान तक गिनाने में, और उसके बाद रलियू सलियू गलियू का भी जिक्र करने में कि जब कश्मीर में यह हालत थी कि धर्म बदलो या कश्मीर छोड़ो या यहीं मर जाओ, एक एक चीज को उन्होंने बहुत अच्छे से आज समझाया। 370 का जिक्र किया कि नारी सशक्तिकरण 370 के रहने से होता था या 370 हटाने से नारी सशक्तिकरण वहां का हुआ है। ट्रिपल तलाक का जिक्र किया और फिर उन्होंने बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट डाटा दिए गायत्री जी, जिनमें से कुछ सारे अगर मैं बताऊंगा तो काफी टाइम चला जाएगा, मेरे पास सारा डाटा है, लेकिन मैं कुछ प्रमुख 5-7 बिंदु जरूर बताऊंगा कि उन्होंने जो बताए, जिसको बताते हुए उन्होंने बीजेपी के राज में महिला सशक्तिकरण कैसे हुआ। उन्होंने ये बताया कि किसी भी नारी के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो एक वो स्टेप होता है नारीत्व का, वो है मां बनना। तो जब कोई लेडी मां बनती थी तो ऐसे में उसको मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते की विद पे मिलती थी। सबसे पहले तो मोदी सरकार ने यह समझा कि नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी के सम्मान के लिए, वो एक मां जब बच्चे को छोड़ के काम पे जाती है ना, इसलिए कि पैसे कटेंगे, मिडिल क्लास पैसे कटेंगे की चिंता करता है गायत्री जी। आज भी हमारे देश में 80% मिडिल क्लास हैं। तो ऐसे में उस मां को अपने दिल के कलेजे को पत्थर रख के, कलेजे के टुकड़े को छोड़ के काम पे जाना पड़ता है। तो मोदी सरकार ने 12 वीक से बढ़ा के 26 वीक की विद पे मैटरनिटी लीव पहली बार की। क्या पहली बार नारी के बारे में सोचना मोदी जी के ध्यान में आया क्या? पिछले 70 साल से लोगों को ये नहीं दिख रहा था, राइट? एनी हाउ, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि मातृ वंदना योजना में 3.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को 6,000 रुपए का भुगतान किया गया। सशक्त बलों में पहली बार स्थायी कमीशन महिलाओं को प्रदान की गई। 27 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मुद्रा ऋण लोन दिया गया। पीएम जनधन योजना के अंतर्गत जो खाते खुले उसमें सिर्फ महिलाओं के जो खाते खुले हैं ना गायत्री जी, वो 27 करोड़ से भी ज्यादा हैं। जन औषधि केंद्र में 27 करोड़ से ज्यादा सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं मात्र 1 रुपए रेट पे। लोगों को ये चीजें पता है। खैर एनी हाउ, कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है कि बहुत सारी डिटेल्स देके स्मृति ईरानी जी ने आज राहुल गांधी की, ऑपोजिशन की, जिस तरह से तार तार करके उनके एक एक वक्तव्य को गलत प्रूव करते हुए अपनी बात रखी, वो सच में आज राहुल गांधी की पोल खोल करने का काम स्मृति ईरानी ने फिर से पार्लियामेंट में किया। ओवर टू यू गायत्री जी। बिल्कुल सही कहा आपने, बट इसमें जो उन्होंने 1984 में जो हुआ, जो एक एक डिटेल्स, क्योंकि बार बार राहुल गांधी, प्रॉब्लम क्या है राहुल गांधी और इनकी कंपनी का ना, इन्होंने एक नैरेटिव का सिस्टम बना रखा है कि हम तो यही बात करेंगे, हम यही बात करेंगे, हम यही बात करेंगे। आज है 9 तारीख, 11 तारीख को चैलेंज दे रखा है, चुनौती दे रखी है चाणक्य ने, अमित शाह ने, आ जाओ तुम, आओ तुम पार्लियामेंट में, संसद में, और हम डिस्कस करेंगे, हम डिबेट करेंगे मणिपुर पे। पर उस दिन नहीं आएंगे। आज भी आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आशीष भाई आप क्योंकि बिल्कुल जुड़े हुए थे टीवी से, भाग गए थे ना राहुल गांधी वक्तव्य देने के बाद, निकल लिए ना, ये एथिक्स है ना, निकल लिए ना। अपनी बात ये क्या रखी है? और जवाब जब सुने बिना चले अपनी गए। बात रखी और भाग गए, ये नहीं आशीष भाई, अनएथिकल। ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है। मैं आऊंगा, मैं सॉरी, आई गेट इनटू ओवर एक्टिंग मोड, लोगों को लगता होगा, बट दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। आप जब आपको बहस करना होता है, आपकी बात सुननी होती है, आपको दूसरों की बात समझनी होती है, आप बैठते हैं शांति मन से सुनते हैं, उसको काउंटर करते हैं, उसको पे, अब वो करना नहीं है। हम है राजकुमार, यू नो दैट मूवी, उसी स्टाइल में आएंगे, उसी स्टाइल में बैठेंगे, हम भाषण देंगे, उसके बाद हमें किसी की नहीं सुनिए और उठकर चले जाएंगे। ये कौन सा स्टाइल है? इजी। और बाकी के लोग क्या वहां पे पागल है? बाकी के लोगों के पास बुद्धि नहीं है? तो किस लिए हो रहा है ये? और आई सेंस थिंक ऑफ देयर शुड एंटाइटलमेंट तो गायत्री जी बी इनमें है ना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो कहते हैं कंट्री इज कांग्रेस एंड कांग्रेस इज कंट्री। ये वही लोग थे जो कहते थे इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। तो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट तो है ना, तभी तो ये कहते हैं मैं कोई सावरकर नहीं हूं जो माफी मांग लूंगा। आप ये सारे वाक्य जो वो बोलते हैं, इससे पता चलता है कि वो अपने आप को राजकुमार से कम नहीं समझते हैं, अपने आप को वो कोई पार्लियामेंटेरियन नहीं समझते हैं, अपने आप को अबव द लॉ समझते हैं। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूंगी, जो इंसान
आप पार्लियामेंट में बैठे एमपीज और एमएलएस की नहीं सुन रहे तो आपकी और हमारी क्या सुनेगा? हम तो मक्खी मच्छर भी नहीं होंगे। इफ गॉड फॉरबिड ये कभी से इलेक्ट होकर आ जाते हैं, आपको लगता है कि ये कभी हमारी और आपकी बात सुनेंगे? जबकि ये उसकी बात नहीं सुन रहे जिन्होंने इनको खदेड़ दिया, इनको वायनाड भागना पड़ा। ये पीएम की बात नहीं सुन रहे हैं, ये चाणक्य की अमित शाह की बात नहीं सुन रहे, मिनिस्टर्स की बात नहीं सुन रहे। तो ये बंदा जो इस थॉट ऑफ माइंड से पैदा हुआ है कि ये देश तो मेरा, आई ओन द कंट्री, तो क्या कल को ये जनता की किसी की बात सुनेगा? ये भगौड़े हैं, हमेशा भागते रहते हैं। But the best point that I loved about स्मृति ईरानी is she came factually prepared. देखिए, एक होता है इमोशन से बोलना, एक होता है फैक्ट्स। आज जिस तरीके से उन्होंने फैक्ट्स रखे, 30 महिलाओं को किस तरीके से दिल्ली के एक जब सिख राइट हो रहे थे, और उसमें बाय द वे सिख राइट्स की फाइल दोबारा खुल गई है, अगर मेरे व्यूअर्स को नहीं पता हो, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में दोबारा फाइल खोल दी गई है। तो जिस तरीके से 30 महिलाओं को एक साथ ले जाकर उनके साथ जबरन किया गया, जिस तरीके से किसी के गले में टायर डालकर तीली जला दी गई, किसी के ऊपर केरोसिन उड़ेल दिया गया। मैं जानबूझकर सेंटेंस नहीं कंप्लीट कर रही हूँ, यूट्यूब की गाइडलाइंस आप सभी समझदार हैं। तो ये जो फैक्ट्स आज उन्होंने बोले हैं ना, ये मणिपुर की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं। जब 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 राहुल गांधी शब्द बोलते हैं, उसके बाद केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की तो वंदे भारत ब्रिजेस और कहां कहां अटैक हुआ। जब जब ये राइट्स की बात करते हैं, कहीं ना कहीं दोबारा राइट हो जाते हैं। जब जब इनके ऊपर बात आती है, तब तब कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है। और यही है इनकी स्ट्रैटेजी, हर बार इनकी ये स्ट्रैटेजी रही है। जी आशीष भाई, कंक्लूडिंग रिमार्क्स बाय योर साइड एंड नहीं, बस कंक्लूडिंग में देन। यही है गायत्री जी कि जो उम्मीद थी हमें कि राहुल गांधी के आने से आज तूफान आ जाएगा जैसे वो कहते थे, लेकिन मैं तो कहूंगा कि आज एक पत्ता भी नहीं हिला। और वो उनकी स्पीच में ना तो वो स्पार्क था, ना वो कंटेंट था, ना वो इंटेंट था, और ना ही वो टू द मार्क थी, क्योंकि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर वो स्पीड थी ही नहीं। क्योंकि जिसके अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो दूसरे के कॉन्फिडेंस को कैसे इवेल्युएट करेगा, ये आज सबकी समझ में आ गया। लेकिन एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया अलायंस तो इनका बन गया है। इंडिया अलायंस का कोई ना कोई प्रीडोमिनेंटली ड्राइवर भी बनेगा, दूल्हा भी बनेगा। ये मैं कहूंगा एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। जो हाइप की एक्सपेक्टेशन थी राहुल गांधी से, आज वो चाहते तो आज उनके पास करो या मरो वाली एक अपॉर्चुनिटी थी। अपॉर्चुनिटीज को यूं भी कहा जाता है, आइदर यू यूज इट और यू लूज इट। तो मैं कहूंगा राहुल गांधी ने आज वो अपॉर्चुनिटी लूज कर दी, सिर्फ मोदी के अगेंस्ट नहीं, अपने ऑपोजिशन अलायंस में अपने लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का जो उनके पास आज एक मौका था, उसको उन्होंने लूज किया, यूज नहीं किया। और ये शायद हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि बीजेपी तो हमेशा यही चाहेगी, सारे राइट विंग यही चाहेंगे कि इस ऑपोजिशन का लीडर राहुल गांधी ही बने, तभी तो इसका बेड़ा गर्क होगा। लेकिन राहुल गांधी अब इसका लीडर बनते दिखाई नहीं देते हैं गायत्री जी। आई थिंक यहाँ पर मैं दो तीन चीजें और ऐड करना चाहूंगी। आई नो इट इज गेटिंग अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा, बट हाँ, ये एक पॉइंट नोट करने की है। ये संसद को क्या समझते हैं? अपने बाप की जागीर। आंख मारते हैं, किसी को जाके जब मन करता है चुम्मी ले लेते हैं, कभी किसी के मन करता है तो गले लग जाते हैं, और आज फिर फ्लाइंग किस दे दी। व्हाट इज दिस? कहां से, कौन सी तुच्छी जगह से उठ के आए हो कि यू डोंट नो द डेकोरम ऑफ बिहेविंग एंड बिहेविंग इन अ वेरी स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म। आप और मैं, हम जैसे लोग जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, और हम उनको देखते हैं कि ये लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं पार्लियामेंट में। आज आप आंख मार रहे हो, चुम्मी दे रहे हो, कल पता नहीं और क्या सोच रहे होगे। व्हाट जी एग्जैक्टली आर यू थिंकिंग? जहां पर जिस 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 पर पूरे दुनिया की निगाहें पड़ी हुई हैं, दुनिया उसको देख रही है कि आखिर इनके संसद में क्या चल रहा है, आप वहां पे इस तरीके की कितनी बार एक्टिविटीज करेंगे? आई थिंक देयर शुड बी सम फॉर्मल एक्शन टेकन अगेंस्ट हिम। ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, कल को और पता नहीं क्या क्या करेंगे, गॉड नोस। क्योंकि इनकी अभद्र जो व्यवहार है उसकी कोई लिमिट नहीं हो रही है। अपने आप को राजकुमार समझे तो क्या कहीं पर भी कुछ भी करेंगे ये? देयर इज अ लिमिट। और इस सेकंड, इसके बाद मैं जो कहना चाहूंगी, स्मृति ईरानी, वो शी इज अ फायर ब्रांड, अनडाउटली फायर ब्रांड। और जिस तरीके से राहुल गांधी को कोई अगर कोई क्या संभालता है, तो वो बिल्कुल स्मृति ईरानी संभालती है। एंड थैंक्स फॉर हर वक्तव्य जो उन्होंने आज बोला, वो बहुत बहुत अच्छा था। इनफैक्ट वन मस्ट गो एंड वॉच इट। थैंक यू आशीष भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, कुछ भी लिखना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार।